सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोगों ने आपके हिंदी विषय में जो आपका पहला अध्याय है उसको कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम यहाँ पर दूसरा अध्याय पढ़ने वाले हैं और दूसरे अध्याय में जो इसका नाम है वो है देवनागरी लिपि। यानी कि जो आपका दूसरा अध्याय है उसका क्या नाम है? देवनागरी लिपि। और इसके अंतर्गत लिपियां क्या होती हैं और किस तरीके से कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, इन सब के बारे में आपको इस लेसन में जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले दोस्तों लिपि क्या होती है ये आप समझ लीजिए। दोस्तों, जो लिपि होती है, जो हम मौखिक भाषा बोलते हैं, मौखिक का मतलब जो हम मुख से बोलते हैं, अपने एक दूसरे को अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर हमने मुख से तो चीजों को बोल लिया, लेकिन उनको लिखने के लिए कुछ संकेत होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। यानी कि जिन चिन्हों और संकेतों का प्रयोग हम किसी भी भाषा को लिखने के लिए करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर पहला, लिपियों के प्रकार हैं अल्फाबेटिक लिपि, अल्फा सिलेबिक लिपि, चित्र लिपि या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के आंसर को समझने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि लिपियों के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए, लिपियों के प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने प्रकार के होते हैं। पहले होती हैं अल्फाबेटिक लिपियां। इसके अंतर्गत देखिए बहुत सारी लिपियां आती हैं। रोमन लिपि आती है, यूनानी लिपि आती है, अरबी लिपि आती है, इब्रानी लिपि आती है। इसके बाद देखिए अल्फा सिलेबिक लिपियां हैं। इसके अंतर्गत हमारी देवनागरी लिपि आती है, हिंदी भाषा को इसी से लिखा जाता है। और भी ब्राह्मी लिपि है, गुरुमुखी लिपि है, तमिल लिपि है, गुजराती लिपि है, बंगाली कानो लिपि। इसके बाद आती हैं चित्रलिपियां। चित्रलिपियां के अंतर्गत आप देखिए प्राचीन मिस्री लिपि यानी कि प्राचीन मिस्री, चीनी लिपि चीनी और कांजी लिपि जापानी। इसके बाद आती है प्रतीकात्मक लिपि। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से लिपियों के अलग अलग प्रकार हैं। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अल्फाबेटिक लिपि, अल्फा सिलेबिक लिपि और चित्रलिपि, ये तीनों ही क्या है? लिपियों के प्रकार है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 है प्राचीन मिस्र लिपि है। अब प्राचीन मिस्र लिपि क्या है? जापानी, प्राचीन मिस्री, चीनी या फिर इब्रानी। तो प्राचीन मिस्र लिपि है। चलिए देखते हैं कैसे है। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, जो चित्रलिपियां हैं इसके अंतर्गत आती है प्राचीन मिस्री लिपि। और यहाँ पर देखिए इसके अंतर्गत भी क्या आता है? प्राचीन मिस्र लिपि। ठीक है। चीनी लिपि के अंतर्गत चीनी और मंदारिन आते हैं या कैंटोनी भी आते हैं, जबकि कांजी लिपि के अंतर्गत जापानी आते हैं। तो हमें यहाँ पर देखना है जो प्राचीन मिस्री लिपि है इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है प्राचीन मिस्री। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राचीन मिस्री। इसी लिपि के अंतर्गत ये आता है। प्राचीन मिस्र लिपि के अंतर्गत प्राचीन मिस्री लिपि आती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कानो लिपि किस भाषा की लिपि है? ऑप्शंस हैं चीनी, भारतीय, जापानी या फिर रूसी। दोस्तों यहाँ पर कानो लिपि लिखा है, लेकिन यहाँ पर राइट होना चाहिए कांजी लिपि। ठीक है। कैसे होगा मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पर देखिए कांजी लिपि के अंतर्गत आता है जापानी भाषा। ठीक है। तो यहाँ पर जापानी भाषा को लिखने के लिए हम कांजी लिपि का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कांजी लिपि किस भाषा की लिपि है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जापानी। ठीक है। यहाँ पर जापानी लिखा है, जापानी कर लीजिएगा इसको। और इसके अलावा भारतीय क्या है आपको पता है? देवनागरी लिपि के अंतर्गत आता है, जबकि चीनी क्या है? ये चीनी लिपि के अंतर्गत आता है। और जो रूसी है ये सिरिलिक लिपि के अंतर्गत आती है। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है प्रतीकात्मक लिपि को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 3, 5, 7 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो प्रतीकात्मक लिपि है इसके अंतर्गत ध्वन्यात्मक लिपि, अक्षरिक लिपि और संश्लिष्ट लिपि यही होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्रतीकात्मक लिपि के अंतर्गत ध्वन्यात्मक लिपि, अक्षरिक लिपि और संश्लिष्ट लिपि यही तीनों लिपियां आती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है देवनागरी लिपि का परिवर्तित रूप है। ऑप्शंस हैं खरोष्टी का, गुप्त का, गुरुमुखी का या फिर ब्राह्मी का। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्राह्मी लिपि का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है संसार में यदि सर्वांगीण अक्षर है तो देवनागरी के हैं। यह कथन किसने कहा है? पिटमैन, जॉन क्राइस्ट, विनोबा भावे या फिर देवेंद्र
कुमार शास्त्री जी ने। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पिटमैन ने। दोस्तों सबसे अच्छी लिपि मानी गई है देवनागरी लिपि, यानी कि जो भाषा है हमारी हिंदी भाषा, इसको देवनागरी लिपि में लिखा गया है। और ये जो भाषा है, जो चीजें हम बोलते हैं वही चीज सेम लिखी जाती है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं होता है हमारे मौखिक भाषा में और लिखित भाषा में। और जो हमारी हिंदी भाषा है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, सर्वांगीण अक्षर कहा गया है। आप देख सकते हैं किसके द्वारा, पिटमैन के द्वारा कहा गया है। तो ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, द्विमात्रिक स्वर किन्हें कहते हैं? संवृत स्वर, ह्रस्व स्वर, अर्ध संवृत स्वर या फिर दीर्घ स्वर। दोस्तों द्विमात्रिक स्वर हम कहते हैं दीर्घ स्वर को। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है, जिसके अंतर्गत बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ ये सभी आते हैं। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से संयुक्त वर्ण नहीं है? छ, री, त्र और ज्ञ। जो छ है ये क और श से मिलके बना है, जो त्र है वो त और र से मिलके बना है, जो ज्ञ है वो ज और इ से मिलके बना है। लेकिन री शब्द अपने आप में परिपूर्ण है, तो इसीलिए ये संयुक्त वर्ण नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वार एवं विसर्ग सहित एक व्यंजन में कितने रूप होते हैं? ऑप्शन है 10, 11, 12 या फिर 13। तो दोस्तों स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वार एवं विसर्ग सहित एक व्यंजन के 12 रूप होते हैं, तो इसे ही हम 12 खड़ी कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 12। जैसे अगर क वर्ड है तो क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कं, कह। तो ये टोटल 12 वर्ड होते हैं। ठीक है। इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 10, खड़ी पाई वाला व्यंजन नहीं है? छ, ट, त्र, ज्ञ। दोस्तों देखिए पाई का मतलब जिसमें एक खड़ी पाई लगी हो। छ में देखिए एक पाई है, त्र में एक पाई है, ज्ञ में एक पाई है, लेकिन ट में पाई नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, खड़ी पाई वाला व्यंजन है? ट, ख, ड, द। तो आप देख सकते हैं कि पाई किस व्यंजन में है? ख में है, बाकी ट, ड और द में नहीं, कोई लाइन नहीं खींची हुई है। ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है? जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता है, शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए, एक वर्ण संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, डी ये तीनों ही सही है, लेकिन यहाँ पर जो सी ऑप्शन है, शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए, ये गलत है। ठीक है। जो शिरोरेखा का प्रयोग होता है, जो यहाँ पर देखिए पूरा एक शब्द लिखने के बाद उस पर एक पड़ी रेखा खींचते हैं हम, तो जो पड़ी रेखा खींची जाती है बिल्कुल हॉरिजेंटल, ये केवल और केवल अलंकरण के लिए नहीं होती, केवल सुंदरता के लिए नहीं होती, बल्कि ये पूरा एक शब्द बनाती है। ठीक है। तो ये पूरा एक शब्द अपने आप में समेटती है, तो इसीलिए यहाँ पर जो शिरोरेखा होती है वो आवश्यक होती है, तो अनावश्यक नहीं होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, हर एक जो भी शब्द लिखा जाता है उसके ऊपर शिरोरेखा खींची जाती है, और इससे ये जो शब्द होता है ये कंप्लीट होता है अपने आप में। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में कौन सा प्रयोग सही है? यहाँ पर दोस्तों देखिए आशीर्वाद लिखा हुआ है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में आशीर्वाद, आशीर्वाद और आशीर्वाद। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आशीर्वाद बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है। इसी तरीके से इसको लिखते हैं, याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लिपि विकास का प्रथम सोपान है? चित्र लिपि, वर्ण लिपि, अक्षर लिपि या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ण लिपि। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है? दोस्तों हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या 52 मानी गई है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आज आप लोगों ने सभी बहुविकल्पी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए अपने सेकेंड चैप्टर देवनागरी लिपि के। इसके बाद इसके अतिलघुत्री क्वेश्चंस भी आपको करने को मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिए। हमने सभी विषयों के प्लेलिस्ट बनाए थे, ये आपको पता है, और सभी विषयों के प्लेलिस्ट में सबसे पहले आपको उन विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद आपको सभी रिवीजन क्लासेस मिलेंगी। यानी कि कोई नया प्लेलिस्ट हमने नहीं बनाया है, उसी प्लेलिस्ट में हमने इन वीडियोस को भी जोड़ दिया है। तो सबसे पहले आप जब कोई भी विषय का प्लेलिस्ट आप खोलोगे तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे राजन सीरीज हो या पवन सीरीज हो, उसके बाद आपको सभी रिवीजन क्लासेस भी मिलेंगी उसी में नीचे। ठीक है। तो ये जानकारी आप लोग को देना बहुत जरूरी था दोस्तों। बहुत सारे प्रशिक्षु कंफ्यूज हो रहे थे,
और इसके अलावा अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो दोस्तों प्लीज टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए और जहां कहीं भी आपको कोई भी समस्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, क्योंकि आप सभी को अच्छे से पता है कि आपके सभी कमेंट्स का आंसर हम देते हैं और सभी आपके जो भी सुझाव होते हैं उस पर हम काम करते हैं और आप लोगों के सभी जो भी आप लोग नए नए सुझाव देते हैं उस पर हम जरूर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए हमेशा बेस्ट कंटेंट लेकर के आए, बिल्कुल त्रुटि रहित हो, जिससे आप कंफ्यूज ना हो और लगातार आप लोग जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे पढ़ाई करते चलें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा आप लोग और जहाँ कहीं भी कोई समस्या होगी बताते रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।